आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। सबसे पहला, बंधन बैंक को इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक क्यों माना जाता है। दोस्तों, बंधन बैंक सबसे पहली बार न्यूज में मार्च 2018 में आता है, जब लोगों को पता चलता है कि ऐसे बैंक का आईपीओ आने वाला है जिसके 10 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं माइक्रो लैंडिंग के। और माइक्रो लैंडिंग का कॉन्सेप्ट तब बहुत बिल्कुल नया हुआ करता था और तब लोगों को पहली बार पता चला कि एक ऐसा बैंक आने वाला है जो बहुत लो इनकम वाले लोगों को बहुत कम कम टिकट साइज में अपना लोन देता है। तो लोगों को पता चला कि इस बिजनेस मॉडल में रिस्क बहुत कम है। अगर सामने वाली पार्टी पैसा वापस नहीं करती तो इसका तब आईपीओ अनाउंस होता है और आईपीओ का प्राइस रखा जाता है 370 टू 375 और बहुत से लोग इसके लिए सब्सक्राइब करते हैं। 15 से 20 गुना सब्सक्राइब होता है एज पर द आईपीओ डिटेल्स। और जब इसकी लिस्टिंग होती है दोस्तों, और जिसको ये आईपीओ मिलता है और पहले दिन ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है लिस्ट होने के बाद। अगर मैं लिस्टिंग प्राइस की बात करूं तो बीएससी पे बंधन बैंक का आईपीओ 485 और एनएससी पे 499 रुपीज पे लिस्ट होता है और लोगों को पहले दिन ही बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। जहां से कहानी शुरू होती है बंधन बैंक की। और बंधन बैंक को अगर मैं आपको फिर से थोड़ा बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं तो ये माइक्रो लैंडिंग में अपना काम करता है। माइक्रो लैंडिंग अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में आपको बताएं, अब तो काफी कॉम्पिटिटर्स है बंधन बैंक के, लेकिन माइक्रो लैंडिंग में ऐसा होता है कि स्मॉल स्मॉल ग्रुप बना के एक कम इनकम वाले लोगों को बहुत स्मॉल टिकट में अपना पैसा लेंड करते हैं और वहां पे इनका क्या होता है, मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है और वहां पे इनका रिस्क भी बहुत ज्यादा कम होता है क्योंकि रिस्क इनका डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करता हूं कि बंधन बैंक को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि बैंक की जो मेजर इनकम होती है वो कैसे निकल के आती है। लोग बैंक में अपना पैसा रखते हैं जिसपे बैंक एक इंटरेस्ट देता है लोगों को अपना पैसा रखने के लिए और वही पैसा बैंक आगे लेंड करता है और बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक के लिए एक अर्निंग होती है जिसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बोला जाता है। अगर मैं बंधन बैंक की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बंधन बैंक लो इनकम ग्रुप को बहुत छोटे छोटे साइज में लोन देता है और जब भी एक छोटे साइज में लोन देता है तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिसकी वजह से इसका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है क्योंकि बंधन बैंक का कासा रेशो काफी अच्छा है जिसके बारे में डिटेल में आगे जाके बात करूंगा। जिसकी वजह से इसको पैसा तो नॉर्मल प्राइस पे मिल जाता है लेकिन जहां पे आगे लोन देता है वहां पे हायर प्राइस चार्ज करता है, जिसकी वजह से इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है और जो इसको बना देता है इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक। अब मुझे लगता है कि आपको बंधन बैंक का ओवरऑल बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा कि ये बाकी बैंक से डिफरेंट कैसे है और आपको मैं ट्राई करूंगा समझाने की कि अगर मैं इसको बाकी बैंक्स के साथ कंपेयर करूं तो इसका बिजनेस मॉडल कैसे अलग है और अलग अलग पैरामीटर्स इस बैंक के लिए कैसे बिहेव कर। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर के दो सबसे बड़े प्लेयर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक कि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, तो आपको सुन के हैरानी होगी कि एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.3% है और आईसीआईसीआई बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.69% है, जिसके कंपैरिजन में बंधन बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट डबल है या डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा है, जिसके लिए बोला जाता है बंधन बैंक को इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक। जिसके पीछे जो रीजन है मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रो लैंडिंग में है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करते हैं और इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा निकल के आता है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करता हूं करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि कासा रेशो कितना है बंधन बैंक के केस में। नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि हर प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी बैंक के लिए कासा रेशो 40% से ऊपर होना एक अच्छी चीज मानी जाती है क्योंकि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का कासा रेशो 40% का है, आईसीआईसीआई बैंक का कासा रेशो 41% का है। वहीं पे अगर अब मैं बंधन बैंक की बात करता हूं तो बंधन बैंक का जो कासा रेशो है वो 45% से भी ज्यादा का निकल के आता है। तो कासा रेशो का मतलब ये होता है कि बैंक को कितना पैसा सस्ते दाम में मिलता है जिसकी वजह से ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा कमा पाता है। तो दोस्तों, अगर आप पूरी चेन को जोड़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है कि बंधन बैंक को कासा रेशो से काफी सस्ते दाम पे पैसा मिलता है जहां से 45% से ज्यादा इनका कासा रेशो है और वो पैसा ये आगे हायर इंटरेस्ट रेट पे देते हैं जिसकी वजह से इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। दोस्तों, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बाद अब हम चलते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में। अब बात करते हैं कि बंधन बैंक का एसेट क्वालिटी कैसा है, इनका ग्रोस एनपीए कैसा है और नेट एनपीए कैसा है और ये बाकी बैंक के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है। ग्रोस एनपीए की अगर मैं बात करता हूं बंधन बैंक की तो बंधन बैंक का ग्रोस एनपीए 1.43% का, जिसके कंपैरिजन में इसका ग्रोस एनपीए थोड़ा सा नीचे आया है। मतलब कि डिफिकल्ट टाइम्स में भी इसका ग्रोस एनपीए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। अब मैं बात करता हूं बाकी बैंक्स की कि उनका ग्रोस एनपीए कैसा है। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो इसका ग्रोस एनपीए
1.36% का है, वहीं पे आईसीआईसीआई बैंक का ग्रोस एनपीए 5.46% का है। मतलब कि दोनों के कंपैरिजन में बंधन बैंक का ग्रोस एनपीए काफी ज्यादा कम है। लेकिन अगर आपको मैं सीधा बताऊं तो आप डायरेक्टली ग्रोस एनपीए को कंपेयर नहीं कर सकते बाकी इन बैंक्स के साथ। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बंधन बैंक और बाकी बैंक्स का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अलग है, जिसकी वजह से बंधन बैंक में ग्रोस एनपीए थोड़ा कम ही रहता है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। कि अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो उनका कैपिटल एडुकेसी रेशो 19% के आसपास का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में। वहीं पे अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो उनका भी कैपिटल एडुकेसी रेशो 15% से काफी ऊपर है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा रेशो माना जाता है। क्या आपको पता है कि बंधन बैंक का जो कैपिटल एडुकेसी रेशो है वो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा है, और ये परसेंटेज 24.5% के आसपास का है। मतलब कि कैपिटल एडुकेसी रेशो में बंधन बैंक के ऊपर कोई ऐसा रिस्क हमें देखने को नहीं मिलता है, और इनका कैपिटल एडुकेसी रेशो एज पर रेगुलेशन काफी ऊपर है। इनको आने वाले टाइम में कोई रिस्क ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम इसको बाकी बैंक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ये रेशो वन ऑफ द हाईएस्ट रेशो माना जा सकता है पूरे बैंकिंग सेक्टर का। तो दोस्तों, जो हम आज की वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। हम आपको बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते थे, और ना ही हम आने वाले किसी भी वीडियो में आपको बाइंग या सेलिंग करने का कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या आपको बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, अपना आंसर लिखते टाइम आप उसके नीचे अपना रीजन भी लिख सकते हैं, ताकि आपके कमेंट से हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और हम एक ऐसी कम्युनिटी बना सकें जहां पे हम एक दूसरे से फाइनेंशियल नॉलेज ले सकें।